Green World Publications. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मौसम जो है वो बरसात का है। बारिश भी इस बार काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो अपने घरों में बैठ कर के कायदे से अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए और पढ़ाई करिए। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पेट की प्रैक्टिस सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें जीके के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं सभी। और आप देख रहे हैं कि ये आपका शायद छठवां या सातवां जीके का लेक्चर है जिसमें हम अपने जीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं। 4 से 5 लेक्चर और जीके का आएगा जिसमें पूरी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगी। इसको अगर आप चाहे तो रिपीटेड मोड में देख सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। ये सभी आप ये ध्यान रखिएगा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं आपके। ऐसा नहीं है कि ये गेस्ट पेपर बनाया गया है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और संभावना है कि ये पेट में भी पूछा जा सकता है। तो पहला सवाल क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें से इनमें क्या शामिल नहीं है। संघात्मक एकात्मक स्वरूप का मिश्रण, हाँ, भारतीय संविधान में फेडरलिज्म और क्या कहते हैं कि इसको यूनियनिज्म, दोनों की ही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, ये बिल्कुल है। कठोर भी है और लचीला, दोनों ही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इकहरी कार्यपालिका नहीं है इस भारतीय संविधान में। हमारे यहाँ पे कौन सी कितनी टाइप की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कितने लेवल पर है, दोहरी कार्यपालिका है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। पूछा यही है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है क्योंकि इसमें इकहरी कार्यपालिका की बात कर रहा है, जबकि है कितनी कौन सी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है। आर्टिकल 44 क्या कह रहा है, लास्ट क्लास में डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए थे। ये क्या है आपका, समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। उससे पहले कौन था, शुरुआत से ही लागू कौन किया था, गोवा किया हुआ था। बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं। आय में असमानताओं को कम करना, ये है आपका आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी है। ठीक है, गो हत्या पर प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के तहत लगाया गया है, आर्टिकल 48 के तहत बताया गया है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना आर्टिकल 43 क्लॉज बी में है, जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आपका आर्टिकल 43B का है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। तो अनुच्छेद 338 के तहत क्या स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338A के तहत क्या स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ST, है ना। और 338B के तहत ये 102वां संविधान संशोधन है, तो इसके तहत जोड़ा गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन, सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय हैं और ये वैधानिक निकाय हैं। सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया हुआ है, इरीडा का गठन किया हुआ है 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद है। हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी इसको। ठीक है, चलिए बाजार नियंत्रण के लिए किसका संगठन एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, सेबी का किया गया है। सेबी के करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे। कौन है, तुहिन कांता पांडे, याद रखेंगे। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हालांकि ये क्वेश्चन करंट का है पर स्टैटिक पोर्शन है, इसीलिए इसको रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। हाँ, राष्ट्रपति क्या करेंगे, हर 5 साल पर क्या करेंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है,
आर्टिकल 280 में लिखा गया है। गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 16वां जो वित्त आयोग अभी जो गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं, ठीक है ना। तो ये सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। चलिए, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द, या फिर हम कह लें कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण की बात की गई है? जो वर्ण, चारों वर्ण की बात की गई है ना, जन्म के आधार पर जो कैटेगरी बनाया गया था, तो उन वर्णों की बात कौन से मंडल में की गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में बात की गई है। किसके? चारों वर्णों की बात की गई है। ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण हैं उनका जन्म कैसे हुआ, क्षत्रिय का जन्म कैसे हुआ, वैश्य का जन्म कैसे हुआ और शूद्र का जन्म कैसे हुआ, ठीक है ना। सबको उनके जन्म के आधार पर नहीं, माफ कीजिएगा, जन्म के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर इनको विभाजित किया गया था। फिर बाद में इसको उत्तर वैदिक काल में क्या किया गया? जन्म के आधार पर इसको विभाजित कर दिया गया, ठीक है ना। तीसरे मंडल में किसकी व्याख्या की गई है? तो जो आपका गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः, उसमें ओम भूर्भुवस्सुवः वाला जो मंत्र है उसमें क्या किया गया है? तीसरे मंडल में इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। गायत्री मंत्र। चलिए आगे आ जाइए। ऋग्वेदिक कालीन दशराज या 10 राजाओं का युद्ध जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। यह युद्ध भरतों के राजा सुदास के साथ हुआ था। हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही है। सुदास के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। सुदास के जो पुरोहित थे ना, वो कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ, ठीक है। और सुदास ने 10 राजाओं के संघ को सिंधु नदी नहीं, रावी नदी पर, रावी नदी के तट पर हराया था। 10 राजा एक तरफ थे और सुदास एक तरफ थे। सुदास अकेले ही 10 राजाओं को हरा देते हैं रावी नदी के तट पर। यह युद्ध पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के मध्य हुआ था। पहला स्टेटमेंट सही, चौथा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही हो जाएगा। ये जो 10 राजा थे, एक तरफ जो इनका गुट था, 10 राग युद्ध बोलते हैं इसको, 10 राजा थे, इसका उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में है, ठीक है। इनके जो मित्र थे वो विश्वामित्र थे। मित्र नहीं, इनके जो गुरु थे, राज पुरोहित जिसको बोलते हैं, वो विश्वामित्र थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ऋग्वेद के किस मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के किस मंत्र में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में हमने डिस्कस कर लिया, गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में सोम देवता की बात की गई है। 9वें मंडल में किसकी बात की गई है? सोम देवता जो हैं उनका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी को हाइपोकैलिमिया कहा जाता है? ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ई है, कोई भी उत्तर सही नहीं है इसमें। पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है? हाइपोकैलिमिया होता है। आयरन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है, जिसको कहा जाता है खून की कमी, एनीमिया होता है, ठीक है। और मरकरी की वजह से, मरकरी की अधिकता जब हो जाती है बॉडी में, किसी वजह से मरकरी जब हमारे शरीर में चला जाता है तो एक रोग होता है जिसको मिनी माता कहते हैं, मिनी माता या मिनी माता, ठीक है, ये होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है? तो देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक। ओणम कहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार है? केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है पारंपरिक ऊर्जा, तो यानी कि लिमिटेड जो रहता है, सीमित रहता है, ये कौन है? पेट्रोलियम उत्पाद। ये सभी आपके क्या है? गैर पारंपरिक है, नवीनतम स्रोत है, असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनको
हम हर रोज प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में कौन स्थित है? महाबलीपुरम, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्मारकों का समूह है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल। हम्पी भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और अजंता भी है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। हम्पी कहाँ है? ये आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। किस जीवाश्म ईंधन को बरीड सनशाइन कहा जाता है? तो ये बरीड सनशाइन जो है आपके, ये हैं आपके कोयला। कौन है? कोयला। कोयला को क्या कहा जाता है? बरीड सनशाइन कहा जाता है। जो भी मृत पेड़ पौधे होते हैं इनके अवशेषों से अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या बनता है? कोयला बनता है। सिमिलरली जो जंतु के अवशेष होते हैं इनसे क्या बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण होता है। श्रीलंका भारत से जो अलग होता है ये पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, ठीक है। मनामा किस देश की राजधानी है? मनामा है बहरीन की राजधानी। मनामा किसकी राजधानी है? बहरीन की राजधानी है। यमन की राजधानी है साना या सना। मलेशिया की राजधानी है कुआला लंपुर। कुआला लंपुर, ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले। हो गया। निम्न में से किस राज्य को नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, गोवा के साथ ही, ठीक। चलिए अगला। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है, यानी राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 2 साल के बाद ही 1/3 सदस्य नए जो होते हैं वो नियुक्त भी होते हैं, ठीक है। तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कुल मिलाकर के 6 वर्षों का होता है। सदस्यों का कार्यकाल पूछना तो चाहिए कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा में, तो वो होता है 6 वर्ष के लिए, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल असीमित होता है क्योंकि ये डिसॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है आपका कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ग्राहक अधिकारिता दिवस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। पहला लेक्चर जाके देखिए जीके का, उसमें अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कौन कौन से हेडक्वार्टर जिनेवा में है वो बताया गया हुआ है, जाके देख सकते हैं आप मुझे बताइए FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुख्यालय कंदारिया महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो MP में है, ठीक है। वैसे सभी के सभी MP में ही हैं। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है पोंगल तमिलनाडु में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है? अच्छा एक मिनट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के ये कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम में। मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की प्रथम लेखिका कौन है? नॉयपॉल के बाद में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो पहली महिला थी वो कौन थी? अरुंधति रॉय थी। किस लिए, कौन सी पुस्तक के लिए मिला था इनको? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी और
कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में किसने कहा था? रजनी पामदत्त ने ये कहा था। सिमिलर थिंकिंग इनकी लाला लाजपत राय जी से मिल रही थी कि ये जो कांग्रेस बनाया गया है इसकी स्थापना ये ब्रिटिशर्स के पहले से ही डिसाइडेड एक योजना रहा था कि इसको बनाइए ताकि जो बार बार बखेड़ा खड़ा हो रहा है वो ना हो। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। ऐसा कथन A.O. ह्यूम के बारे में किसने लिखा था? ये लिखा था लाला लाजपत राय जी ने कहा था A.O. ह्यूम के बारे में कि वो भले ही एक ब्रिटिश थे लेकिन भारत की स्थिति पर वो काफी विचारशील थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय यानी कि 1886 में, ठीक है, सभी कांग्रेस प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता गार्डन पार्टी का आयोजन किया था? ये किसने किया था? डफरिन ने किया हुआ था। ठीक है, किसने किया था? डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 1887 में मद्रास में आयोजन हुआ था INC का। उस समय पर अध्यक्षता करने वाले थे ये पहले मुस्लिम। ठीक है, पहला देख लीजिए, पहला जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले हिंदू, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में होता है कब? 1886 में, जो कि कौन सी पार्टी मिलती है? गार्डन पार्टी मिलती है। कहां पर होता है ये? कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे पहले पारसी, इनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में होता है 1887 में तीसरा वाला अधिवेशन, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1888 में चौथा अधिवेशन होता है INC का, इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में होता है। और पहले ब्रिटिश इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जॉर्ज यूले, या यूरोपियन कह सकते हैं, नॉट ब्रिटिश, पहले यूरोपियन, जॉर्ज यूले। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल आ गया भाई। अगला क्वेश्चन ही यही है कि वर्ष 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध करने वालों में से कौन शामिल थे? अधिवेशन तो देख लिया, अध्यक्षता कौन किया था? जॉर्ज यूले ने किया हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। विरोध करने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिनको कहा जाता था, और सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। A और B दोनों लोग, राजा शिव प्रसाद भी और सर सैयद अहमद खान भी। इन लोगों का अलग ही था कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है वगैरह वगैरह। चलिए खैर, उदयपुर प्रशस्ति से किस परमार वंशी शासक की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है? ये हैं भोज, राजा भोज परमार वंश के राजा थे और इन्हीं के बारे में उल्लेख किया गया है उदयपुर प्रशस्ति में। मध्य भारत के जेजाक भुक्ति क्षेत्र, जो कि अभी कहाँ पर है? ये बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है इसको जेजाक भुक्ति बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पर शासन कौन किया था? चंदेल वंश ने यहाँ पर शासन किया हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिडुअल पावर है, हमने कल डिस्कस किया होता, यानी लास्ट क्लास में 248 अनुच्छेद है, ये किसको दिया गया है? केंद्र को इन शक्तियों का अधिकार दिया गया, यानी इन सब्जेक्ट्स पर पावर जो है कानून बनाने की कौन करेगा? केंद्र करेगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क। DPSP में बस यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें राइट टू वर्क लिखा गया है, अधिकार है काम पाने का, इसीलिए लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है ना, राइट टू वर्क, हालांकि वो फंडामेंटल राइट में आ जाता है, नॉट हम DPSP के तहत नहीं जाते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 41 में अनुच्छेद में बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है नागरिकों को। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? पंचायतों की बात कर रहा है, ग्रामीण इलाकों में पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करवाइए। अनुच्छेद 50 क्या कर रहा है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करिए। ठीक है, 42 क्या कह रहे हैं? मानवोचित दशाओं में काम कराइए, मातृत्व राहत दीजिए। और 43 क्या कह रहा है आपका? काम वगैरह उचित न्यायोचित काम देने की बात करता है। ठीक है, चलिए अगला,
मूल कर्तव्यों के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। क्या गलत है मूल कर्तव्य के बारे में? ठीक है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में उपबंधित नहीं थे, सही बात है, इसको संशोधन करके जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों का विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, नहीं, ये आपका यूएसएसआर से यानी रशिया से प्रेरित था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कमिटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि भाई टिक करना है तो कौन सा टिक करेंगे? गलत पूछा है तो ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? 29 और 30 अल्पसंख्यकों की बात करता है, जो लैंग्वेज के बेसिस पर और रिलीजन के बेसिस पर जो हैं, ये हैं आपके कौन? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया था? हमारी प्रस्तावना में जो वर्ड जस्टिस लिखा गया है, ठीक है, ये कहां से लिया गया था? ये लिया गया था रशिया से। कहां से प्रेरित था? रशिया से। संविधान का जो आइडिया है वो तो अमेरिका से लिया गया था, पर संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका विचार कहां से आया था? अमेरिका से। या कह सकते हैं कि जो पूरा फॉर्मेट है, भाषा कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो शब्द है ये कहां से लिए गए थे? ये लिए गए थे फ्रांस से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो शब्द है, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये जो शब्द हैं फ्रांस से लिए गए थे। भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं ये कौन है? वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं ये हैं आपके वर्गीस कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एमएस स्वामीनाथन। ये कहाँ के हैं? हरित क्रांति, भारत के जनक। अगला सवाल है, 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वर्गीस कुरियन ऑप्शन में नहीं है। अगले सवाल पर चले। आर्थिक सुधार के संबंध में नई शिक्षा नीति जो 2020 आई हुई है, जिसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन जी ने किया हुआ है, किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये 1986 के नई शिक्षा नीति जो है उसको रिप्लेस कर रही है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुआ था, ये भी सही है। जीएसटी के अंतर्गत 4 स्लैब बनाए गए हैं, ये भी ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18 और 28% ये हैं टैक्स स्लैब, कर लगने के जो निर्धारित मात्रा कह सकते हैं वो है। ठीक है, तो 4 स्लैब हैं। 0 वाला भी है पर 0 को कंसिडर नहीं किया जाता। अटल पेंशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, ये भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, जीएसटी कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न में शामिल है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये है महारत्न में शामिल। करेंटली आप देखिएगा कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां 14 है। लेटेस्ट कौन सी हैं जो महारत्न में शामिल हुआ है वो देख लीजिएगा। और 26 नवरत्न कंपनियां हैं, लेटेस्ट कौन से हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन शामिल नहीं है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रबड़ थाईलैंड सही है। कहवा जो है ये ब्राजील में है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो है वो ब्राज़ील में होता है। जैतून स्पेन में ठीक है, गन्ना ब्राज़ील ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ब्राज़ील में होता है। कह रहा है समुद्री चक्रवाती तूफान जो है तौकते, ये आया हुआ था 2021 में भारत में। ठीक है,
2021 में कौन से सागर से उत्पन्न हुआ था? ये अरब सागर की खाड़ी से, अरब सागर की शाखा से उत्पन्न हुआ था 2021 में। लेटेस्ट देखिएगा, ये नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जम्मू कश्मीर में मौजूद वुलर झील जो है, ये मीठे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी झील है। ठीक है। कोलेरू जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी मीठे पानी की झील है। नाल सरोवर गुजरात में, ये भी मीठे पानी की झील है। सांभर जो है ये आपका अंतर्जलीय लैंडलॉक कहा जा सकता है, ये राजस्थान में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, खारे पानी की झील, अगर लैंड लॉक्ड पूछ ले तो। अदरवाइज चिल्का झील को, चिल्का झील क्या बोलती हूँ, चिल्का झील को सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेगा तो आप चिल्का झील ही लगाइएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ब्रैकिश वाटर। ठीक है। और एक और चीज, हमारे यहाँ पे रामसर कन्वेंशन होता है ना, ईरान में हुआ था, क्या बोलते हैं उसको? रामसर साइट्स में शामिल होने वाला सबसे जो पहला स्थल है यही है, चिल्का झील। ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा। तमरिया जनजाति कहाँ की है? तमरिया जनजाति कहाँ की है? झारखंड की है। झारखंड में और कौन कौन से जनजातियां हैं? हो, ठीक है, मुंडा, संथाल, हो, मुंडा, संथाल। चलिए ठीक है, इतना बाकी याद कर लीजिएगा क्या है। और भील कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। गोंडा कहाँ पर है? गोंडा मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इधर दिया गया है राज्य और गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण, सही है। ओडिशा में है तप्तापानी, सही है। महाराष्ट्र में है वज्रेश्वरी, सही है। गुजरात में नारायणी नहीं है। नारायणी कहाँ पर है? राजस्थान में। नारायणी कहाँ पर है? राजस्थान में, यही सही नहीं। काकोरी ट्रेन एक्शन मामले में निम्न में से कौन से क्रांतिकारी बच निकलने में सफल रहे थे? तो चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे उस टाइम पर। ठीक है। लास्टली इनको 1931 में धोखे से पकड़वाया गया था। ठीक है। तो ये उस समय पर भाग गए थे। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल, ये 4 लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान, मतलब इसके सजा के तौर पर। रामप्रसाद बिस्मिल 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि इनको फांसी कौन कौन से स्थान पर दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दिया गया था। हाँ, पूछ सकता है, गोरखपुर में दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी जो है ये गोंडा में दिया गया था। और अशफाक उल्ला खां को अयोध्या, फैजाबाद में। रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज के नैनी में दी गई थी। यूपी में ही चारों जगह है, प्रयागराज के नैनी में। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद जी उस समय पर नहीं पकड़े गए थे, ये भाग गए थे। ठीक है। चलिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किस मामले में मुकदमा, इन पर किस मामले में मुकदमा चलाया गया और फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन पर लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में लाहौर में इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। स्कॉट को मारने जा रहे थे लेकिन इन्होंने हत्या किसकी कर दी थी? सैंडर्स की, 1928 में। क्यों ऐसा? ये समय था 17 दिसंबर। 17 नवंबर को जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था लाहौर में, उस समय पर लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई थी। लाठी से मार मार कर उनके सिर पर काफी प्रहार कर दिया गया था, तो उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के आक्रोश में स्कॉट को मारने की योजना बनाते हैं
तीनों लोग, लेकिन मारा कौन जाता है? सैंडर्स मारा जाता है। फिर 1929 में होता है आपका दिल्ली असेंबली बम कांड होता है, जिसमें इनको किसी को मारना नहीं था, बस ये लोगों को जागरूक कराना चाहते थे कि ये अंग्रेज जो भी उस समय पर बिल लाया गया था, तो जो भी ये योजना ला रहे हैं वो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, उस समय पर जो दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था, किसके द्वारा फेंका गया था? तो भगत सिंह शामिल थे और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। इसीलिए जब फांसी दी जाती है, 23 मार्च 1931 को फांसी होती है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो इस लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी जाती है। क्योंकि लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए उनको आजीवन कारावास दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? अप्रैल 1916 में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक स्थापित करते हैं क्या? होम रूल लीग। तो जो होम रूल लीग स्थापित करते हैं ये, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? जोसेफ बैप्टिस्टा। और महासचिव कौन बनाए जाते हैं? एनसी केलकर होते हैं महासचिव। और होम रूल लीग की एक और शाखा सितंबर 1916 में, यानी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट बनाती हैं। ठीक है, सितंबर 1916 में होम रूल लीग की अलग जो शाखा होती है वो बनाती हैं कौन? एनी बेसेंट। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग की किसके शाखा के अध्यक्ष होते हैं? एनी बेसेंट के, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का समर्थन किया हुआ था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये आपके नरम दल के नेता थे, इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा का समर्थन किया हुआ था और उसको मैग्ना कार्टा कहा था। मैग्ना कार्टा, बड़े जल्दी खुश हो जाते थे ये लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये कुछ प्रावधान किए गए हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के समय पर, और क्या सही नहीं है इसमें? इसके द्वारा प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लाया गया था, बिल्कुल सही बात है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, बांट दिया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर विधान मंडल का पूर्व नियंत्रण नहीं, विधानमंडल का कहाँ से पूर्व नियंत्रण? गवर्नर जनरल ही खुद ही अपना सारा स्ट्रॉन्ग चीजें अपने पास रखा हुआ है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है। अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल। उम्दल उल निस्वा, ये किसकी उपाधि है? ये है रजिया सुल्तान की। 1236 से 40 तक ये दिल्ली सल्तनत पर बैठती हैं, और जो मेडिवल पीरियड होता है उस समय पर मुस्लिम समाज की सबसे पहली महिला शासिका होती हैं कौन? रजिया सुल्तान होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ये लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, जजिया कर जो था ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। जकात जो था ये मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। खुम्स एक प्रकार का कर होता था, जो युद्ध में लूटा गया माल होता था उस पर लगने वाला ये कर होता था खुम्स। एक और कर होता था खराज। खराज कृषि से उत्पादित जो भी चीज होती थी उस पर लगने वाला कर था खराज। ठीक है, मौर्यकालीन जो ये आपके अधिकारी हैं और विभाग कौन से विभाग से संबंधित है ये बताइए आप। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, और व्यवहारी जो होता था ये दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। अंतर्वशिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। मिला लीजिए, A3 है, B4 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चले, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था इसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था? नोबेल पुरस्कार भारत का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और किसके लिए? गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए।
बाकी सभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। उनके पिता ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। मिलाइए इसको भी। अशोक को क्या कहा गया है? देवानाम प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्रघात। और विष्णुगुप्त कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, A2B4 ऑप्शन डी, A2B4। ठीक, चलिए। निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में विश्व का लगभग 92% अफीम का उत्पादन होता है? ये है अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। इसकी का पड़ोसी कौन है? ईरान। यहाँ पे भी होता है। ठीक, निम्न में से प्योंगयांग किसकी राजधानी है? ये साउथ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। सियोल किसकी राजधानी है? बीटीएस वाले बताइए। सियोल, सियोल किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की। ठीक है, कतर कहाँ है? दोहा है। और तुर्की क्या है? तुर्कीये, तुर्कीये का अंकारा। और ताइवान, ताइवान सिटी है ना। चलिए, कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश के? लास्ट क्लास में मैंने मैप कराया था, आ गया सवाल। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ये है 25 वर्ष। वोट देने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक, और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, दोहराया गया है ये थीम, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय? ओपेक का मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। कालबेलिया बता दो, कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इनका मुख्यालय है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक, आ जाइए अगले सवाल पर। ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं सत्यजीत रे। कौन है? सत्यजीत रे जी हैं, जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला हुआ है। भारत के पहले हैं। ठीक, ओके। तो ये रहा हमारा सवाल जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर से हम कल जीके के सवाल लेकर के आएंगे, जिसमें वापस से अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि रिपीटेड फैक्ट कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कराया जाता है, जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड कराई जाती हैं, वो सवाल बन करके आ भी जाता है। ये चीजें थोड़ा सा विजिलेंट होकर के आप देखिए और नोटिस करिए। ठीक है, बाकी आप सभी बहुत समझदार हैं। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वालों में से नहीं हूँ, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जितना है उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आप ही के साथ में। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जैसा भी फीडबैक है बताते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।